टॉपिक का नाम है इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन, पेज नंबर 6.25। कल हमने पढ़ लिया था कि कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें कहाँ पर फाइल करके आने पड़ते हैं, रजिस्ट्रार के पास। जब रजिस्ट्रार इन डॉक्यूमेंट्स को देख लेता है तो सेटिस्फाइड होने के बाद में वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है जिसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बोला जाता है। ठीक है, आप आरओसी के पास गए, आरओसी के पास जाकर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए और वहाँ फाइल करने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन, है ना। जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलता है उस दिन ये माना जाता है कि कंपनी लीगली क्या हो चुकी है, रजिस्टर्ड। अब बताओ, कोई कंपनी अगर लीगली रजिस्टर्ड हो जाती है और उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो उस दिन उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। मतलब आज से कंपनी खुद के नाम से जानी जाएगी। तो कौन सर्टिफिकेट इशू करता है, रजिस्ट्रार। किसको इशू करता है, कंपनी को। कब इशू करता है, जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली चेक कर लेता है। ये समझ में आ गया पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, अलॉटमेंट ऑफ सीन नंबर। सीन नंबर का फुल फॉर्म बताओ, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको एक सीन नंबर मिल जाएगा जिससे ये पता, ये एक यूनिक नंबर रहता है जिससे ये पता पड़ेगा कि आपकी कंपनी आरओसी के पास किस पर्टिकुलर नंबर पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो उसे कौन सा नंबर बोलेंगे, सीन। कंपनी के हर डॉक्यूमेंट पे सीन नंबर होगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर हो गया। देखो क्या क्या पढ़ा हमने इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर में, जहां से स्टार्ट की थी। एक प्रमोटर होता है, प्रमोटर सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करता है तो उसे क्या मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद उसे मिल जाता है सीन नंबर। मेंटेनेंस ऑफ कॉपी ऑल डॉक्यूमेंट, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट आपने फाइल किए उसकी आपको क्या करा के रखनी है, कॉपी। एकदम सिंपल पॉइंट है, इसको समझना नहीं है। फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। मिला पॉइंट नंबर 5, मिला। पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 में एक ही बात है, बस दोनों में अलग क्या है। देखो, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो मतलब, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो मतलब कंपनी का चालू करना, रजिस्ट्रेशन करना, स्टार्ट करना। ठीक है, अब कंपनी को स्टार्ट कौन करता है, सबसे पहले किसके दिमाग में आया, प्रमोटर। कल पढ़ा था। प्रमोटर के बाद वो 7 लोग जो किस पर साइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करते हैं उनको क्या बोला जाता है, सब्सक्राइबर। इन सब ने मिलकर कंपनी बना ली, लेकिन कंपनी बनाते समय इन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दे दी। क्या करा, गलत, फ्रॉड करा। ऐसा बोला कि कंपनी के पास इतनी पेड अप शेयर कैपिटल रहेगी या कंपनी का ऑब्जेक्ट ये रहेगा, और उन्होंने कुछ चीजें गलत बता दी। कब, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो बताओ ये गलत है क्या, डेफिनेटली गलत है। तो अगर कोई भी पर्सन कंपनी को, देखो 5th का हेडिंग पढ़ो ध्यान से, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स, क्या लिखा है, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सप्रेसिंग मतलब क्या होता है, छुपाना। आप मटेरियल फैक्ट्स छुपा रहे हो। या फिर नीचे वाला पॉइंट पढ़ो, उसमें लिखा है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, मतलब बनने के बाद छुपा रहे हो। तो चाहे बनने के पहले छुपाओ या बनने के बाद छुपाओ, आप पर सेक्शन 447 लगेगा। अंडरलाइन करूंगा 447। 447 कंपनीज एक्ट में तब लगता है जब इम्प्रिजनमेंट हो, प्रोसिक्यूशन प्रोविजन हो, मतलब जब जेल जाने की नौबत आ जाए। तो जिसने भी फ्रॉड किया है, चाहे वो प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो, ऑफिसर हो, केएमपीज हो, उनके ऊपर कौन सा सेक्शन लग जाएगा, 447। तो पॉइंट नंबर 5th और 6th में क्या बात बताई गई है कि आप फ्रॉड करने पर सेक्शन 447 को अट्रैक्ट कर लो। ठीक है, बस इसके अलावा पूरे पैराग्राफ में कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं 7th पे, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, आईएमपी। जब पता पड़ गया कि यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है
तो ट्राइब्यूनल कौन होता है पता है आपको? जो कंपनी के डिस्प्यूटेड मैटर को सॉल्व करता है उसे क्या बोलते हैं? ट्राइब्यूनल। इसमें 3 पार्टी होती है, अपोनेंट, डिपोनेंट और एक जज, इसलिए इसको ट्राई मतलब ट्रिब्यूनल बोला जाता है। हमारे यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल है कंपनी लॉ का उसे NCLT बोला जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का काम है डिस्प्यूटेड मैटर को सॉल्व करना। किसका काम है? ट्रिब्यूनल का। क्या काम है? डिस्प्यूटेड मैटर्स को सॉल्व करना। क्लियर है? तो ट्रिब्यूनल को पता पड़ा अरे यार कंपनी बना रहे थे ये लोग और बनाते समय इनने क्या करा है? फ्रॉड करा है। किसको पता पड़ गया? तो ट्रिब्यूनल मतलब जज, मतलब कोर्ट। क्या चुपचाप बैठेगा? नहीं, देखो क्या करेगा। वेयर अ कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन or by suppressing material fact, any of the document or declaration filed or made of incorporating such company by fraudulent action, the tribunal may के बाद से underline करो। The tribunal may on application made to it on being satisfied the situation pass such order। ट्रिब्यूनल क्या पास कर देगा? एक ऑर्डर। पॉइंट नंबर फर्स्ट ट्रिब्यूनल क्या पास करेगा? ऑर्डर पास करेगा for the regulation of the management of company including changes if any in its memorandum and article in public interest or interest of the company and its member and creditor। बोलेगा कि मेमोरेंडम और आर्टिकल में चेंजेस करो। कौन ऑर्डर दे रहा है? कौन ऑर्डर दे रहा है? ट्रिब्यूनल। क्यों ऑर्डर दे रहा है? क्योंकि अभी अभी आपको पता है कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर या उसके बाद कुछ फ्रॉड हुआ है या कुछ मटेरियल फैक्ट्स को क्या किया गया है? सप्रेस किया गया है। तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा, मैनेजमेंट को चिल्लाएगा कि आप जाओ और किसमें चेंज करो? अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल। अंडरलाइन करते जाना, आज की डेट डाल देना कब पढ़ाई है, और जिनके पास नहीं है मॉड्यूल वो कॉपी में लिखते जाना। क्या करेगा वो? मेमोरेंडम और आर्टिकल में चेंजेस करने के ऑर्डर देगा। कौन देगा? ट्रिब्यूनल। कौन देगा? सब जाग चुके हो बेटा? गुड मॉर्निंग, है ना? एकदम अच्छे से पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो। मेहनत करने पर सीए फर्स्ट शॉट क्रैक होता है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने ये बोला हो कि मैंने मेहनत की थी और मुझे यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। आप बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग रखकर दिमाग में पेपर देने मत जाना या तैयारी मत करना। दिमाग में सेकंड ऑप्शन लोगे तो सेकंड ऑप्शन ही लाइफ में मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन पे लोगे तो फर्स्ट ऑप्शन ही मिलेगा। चाहे हाँ सब अलग अलग बोलते हैं, पता है, सब कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपका माइंड अगर आपको सीए बनना है तो आपको सीए बनना है। और अगर आपने सेकंड थॉट लिया तो आप वाकई वहीं शिफ्ट हो जाओगे। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। आपको कोई भी पर्सन कुछ भी बोले, आपको अपने दिमाग में क्या रखना है कि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? कि हमें लाइफ में सीए बनना है। अच्छा क्यों इतना टाइम क्यों बिगाड़ रहा हो? हाँ, ये उनके लिए बोला जाता है जो कि 2, 4, 5 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनका फाउंडेशन नहीं निकल रहा। इंटरमीडिएट में 10, 5, 6 अटेम्प्ट होगा, नहीं निकल रहा तो जल्दी से शिफ्ट करके दूसरी तरफ आ जाओ। आपके पास सफिशिएंट टाइम है। 2-2.5 साल बाद भी आपको लगा कि आपको सीए के अलावा किसी फील्ड में जाना है तो बहुत बड़ा टाइम ऐसे बिगड़ नहीं चुका है। क्योंकि एमपीपीएससी और यूपीएससी में क्या होता है कि ग्रेजुएशन के बाद जर्नी स्टार्ट होती है, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ पर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आपका कोई टाइम नहीं बिगड़ेगा। आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का पूरा टाइम है। और एक्सपेरिमेंट करना ही क्यों? सिर्फ एक ही तो काम करना है क्या? पढ़ाई। सिंपली सेड, अगर आप प्रॉपरली मैनेज करते हो अपने टाइम को तो बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। आप स्मार्ट स्टडी करो। आप लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़कर बाकी सारे एक्ट कर लो। समझ में आ रही बात? पहले आप वेटेज इनको दे दो, फिर बाद में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ले लो। तो आप स्मार्ट स्टडी करोगे तो आप फर्स्ट शॉट निकलोगे। समझ में आ रही बात? दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रखो, एक टाइम टेबल बनाओ 12th का और इसको मैनेज करने का, है ना? और उसके हिसाब से चलो। आपका नहीं निकले ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऑल ओवर इंदौर फर्स्ट रैंक आई थी वो 40 दिनों में। ये बात आपको मोटिवेट कर सकती है। ठीक है, 2 रैंक थी ना अपने पास लास्ट, है ना, फर्स्ट और थर्ड। तो कैसे ही वो भी आपके जैसे ही पढ़ रहे थे 40 दिन, आई ना उनकी भी रैंक।
क्यों आई? उन्होंने एक ही चीज यार इसको पढ़ाई है अपने को, जैसा अभी मैंने आपको एक टॉपिक समझाया। क्या टॉपिक समझाया बताओ? क्या टॉपिक समझाया? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन। उसमें क्या करा किसी ने? फ्रॉड। तो क्या करा? कुछ मटेरियल फैक्ट्स को सप्रेस कर लिया। किसको गुस्सा आया? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल ने क्या दे दिया? ऑर्डर। किसको चिल्लाया? मैनेजमेंट को। क्या बोला भाई? मेमोरेंडम और आर्टिकल को। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस पढ़ा दिया, ये दिमाग में नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। सिंपल है। सीए से डरो मत, नॉर्मल कोर्स है, इंसान ही बनते हैं, हर साल बनते हैं, है ना? कभी देखा कि किसी जानवर ने सीए क्लियर करा? इंसान ही बनते हैं और तुम्हारे जैसे ही बनते हैं। तुम्हारे पास माइंड है, डर के सीए पढ़ने से कोई फायदा नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डिले होंगे। बाकी इंस्टीट्यूट लास्टली सबको सीए बने ही देती है ना? नेगेटिव थिंकिंग मत रखना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप जैसा सोचोगे, जैसा मैनिफेस्ट करोगे, वैसा आपका फ्यूचर बनेगा। खुश होकर पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ोगे और आप फेल हो जाओ, ये मैं बता देती हूँ आपको। चलो, दूसरा ट्रिब्यूनल आपको बोलेगा डायरेक्ट दैट लायबिलिटी ऑफ मेंबर शेल बी अनलिमिटेड। वो बोलेगा अच्छा किसने फ्रॉड करा है? मिस्टर अग्रवाल ने। एक काम करो, इनको उठाओ और इनकी लायबिलिटी क्या कर दो? अनलिमिटेड। क्या कर दो इनकी लायबिलिटी? लिखो वहां, अनलिमिटेड लायबिलिटी कर देंगे मिस्टर अग्रवाल की। कौन? ट्रिब्यूनल। क्यों? क्योंकि फ्रॉड उन्होंने ही किया है। क्लियर हुआ? तीसरा क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ द नेम। गुस्सा आ गया, कंपनी का नाम उठा के रिमूव कर दिया, बोले कंपनी काम की नहीं है। पास एन ऑर्डर टू वाइंडिंग अप द कंपनी। और पास एनी ऑर्डर, भाई ट्रिब्यूनल है, कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। बताओ, इन सब में आपको कुछ रटने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। फिर प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग सच ऑर्डर, बताओ ये ऑर्डर देने के पहले ट्रिब्यूनल क्या करेगी? एक बार नोटिस देगी और सफाई का मौका देगी। इसमें कौन सा नई बात है? अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो क्या आप लिख नहीं सकते कि ट्रिब्यूनल के पास क्या क्या पावर्स है? बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। कंपनीज एक्ट तो बहुत इजी है, ठीक है। अब स्पाइस काट दो, ये आपके काम का नहीं है। स्पाइस मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है जिसमें सारे फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली एक ही फॉर्मेट में भरे जाते हैं, अलग अलग फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं होती। ये सीएस के काम का है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? अब भाई कंपनी फाइनली क्या हो चुकी है? रजिस्टर्ड। कैसे रजिस्टर्ड हुई बताओ जल्दी जल्दी? रजिस्ट्रार के पास गए थे कल शाम को और क्या करा था? सारे डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए थे, मेमोरेंडम और आर्टिकल भी फाइल कर दिया था, सब्सक्राइबर से साइन और डिक्लेरेशन भी ले लिया था। सब करने के बाद वो सेटिस्फाइड हो गया और उसने सीन नंबर दे दिया। अभी अपन ने पढ़ा कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। और वो देने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? फ्रॉड हुआ। फिर क्या हुआ? ट्रिब्यूनल को ऑर्डर देना पड़ा, गुस्सा आ गया उसको। फिर ऑर्डर के बाद में भी मान लो कंपनी कोई सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट नहीं था, 447 नहीं लगा और कंपनी फाइनली क्या हो गई? रजिस्टर्ड। उसके क्या इफेक्ट आएंगे वो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 9 में। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपका कुछ भी छूटा हो तो यूट्यूब पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप घर जाकर उसको प्रॉपरली देखना। वो स्टूडेंट सबसे जल्दी निकलते हैं जो वीडियोस को ऐसे चला दो और सुनते जाओ। भले ही आप कोई भी काम कर रहे हो, बार बार वही लेक्चर सुनोगे जो मैं बोल रही हूँ तो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बताओ इनकॉर्पोरेशन के टाइम से क्या होगा? कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो कंपनी की क्या हो जाएगी? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी कम्स इनटू लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी अपने नाम से केस फाइल कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और कंपनी एक दूसरे पर क्या कर सकती है? केस कर सकती है, यही लिखा है। और अपने नाम से प्रॉपर्टी ले भी सकती है और बेच भी सकती है, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में यही चीज लिखी है, आप घर जाके शांति से पढ़ लेना। एक ही चीज लिखी है कि आज से कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगी। एक और चीज है केस में, एक पर्सन है जिनका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उनमें पीएम तो चेंज होते रहते हैं, XYZ पर्सन अपन नाम नहीं लेता है। उनने किसी कंपनी के 100% शेयर्स ले लिए। कितने परसेंट? क्या कंपनी उनकी हो जाएगी? नहीं। क्यों नहीं होगी?
क्यों नहीं होगी? क्योंकि शेयर्स खरीदने से कंट्रोल आता है, ना कि ऑनरशिप। लिख लो, शेयर्स परचेज करने से सेक्शन 2 सबसेक्शन 27 का कंट्रोल तो आ जाएगा, पर ऑनरशिप नहीं आएगी। चाहे क्या 100% शेयर्स आपके पास हो। इन पैराग्राफ्स में वही लिखा हुआ है। और आज से मेमोरेंडम और आर्टिकल आप पर बाइंड करेंगे, ठीक है, और आपकी लीगल एंटिटी होगी। समझ में आ रही बात? सारे पैराग्राफ में वही लिखा हो। सीधे आ जाओ इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल पर, सेक्शन 10 पर। 9 समझ में आ गया? 9 में क्या क्या है बता दो जल्दी। कंपनी किस में आ जाएगी आज से? लीगल एग्जिस्टेंस में। कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, केस कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है। और आज से कंपनी जो है उसकी प्रॉपर्टी अपने खुद के नाम से रजिस्टर्ड है, ठीक है। मेमोरेंडम और आर्टिकल का क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? सेक्शन 10, मेमोरेंडम आर्टिकल व्हेन रजिस्टर्ड शेल बाइंड द कंपनी। मतलब मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो भी लिखा आज से कंपनी को मानना पड़ेगा, आज से कंपनी को मानना पड़ेगा। एंड मेंबर देयर ऑफ सेम एक्सटेंड एट द रिस्पेक्टिवली हैड बीन साइंड बाय द कंपनी एंड बाय ईच मेंबर एन एग्रीमेंट टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। ऑल मनी पेएबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी अंडर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शेल बी डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। आज से मेंबर्स मेमोरेंडम और आर्टिकल की सारी बातें सुनेंगे, और जितना भी पैसा दिया है मेंबर ने वो कंपनी के लिए क्या बन जाएगा? एक तरह की उधारी। समझ गए? किस में लिखा हुआ है? मेमोरेंडम और आर्टिकल के सेक्शन 10 में क्या बोला है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो भी लिखा है वो हर मेंबर को क्या करेगा? बाइंड। और इस तरीके से कंपनी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट। सुनना ध्यान से। स्टार्टिंग, कंपनीज एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 सब क्लॉज 20। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, उसमें परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है? होता है, ठीक है। कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कितने मिनिमम मेंबर होते हैं? 2। पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं? 7। डायरेक्टर प्राइवेट में कितने होते हैं? 1। पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 1 होते हैं, 2 होते हैं, और पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं डायरेक्टर। मैक्सिमम डायरेक्टर सारी कंपनी मिलाकर 15 होते हैं। आपको ये सारे ज्ञान मिल जाएंगे, आप जाकर YouTube पे सारे लेक्चर कंपनीज एक्ट के देख लेना और उसको बिल्कुल सेम एंड सिमिलर डेट पर प्रिपेयर कर लेना आज के आज, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, मैंने कल एक ट्रिक बताई है, पूरे दिन में से हाफ एन आवर निकालना है रात को सोते समय, और जैसे अपन कैसेट ऑन करते हैं ना वैसे ऑन कर देना है और ये सुनते सुनते सो जाना। आपके दिमाग में रोज ये प्रोसीजर चलेगा तो एग्जाम डेट तक लगभग आपको सारे लॉ याद हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है ऑन करके। समझ में आ रही बात? आप रोज ऐसा करना, आपका फर्स्ट शॉट सीए निकलेगा, क्योंकि सीए नहीं निकलने के पीछे एक ही सब्जेक्ट है लॉ, तो वो आपको रोज सुनना है तो लर्न होगा। पढ़ना भी नहीं, मैं तो बोल रही हूँ रात को आप आधी घंटा निकाल लो, जब भी आप सोने जाते हो उसके पहले ऑन कर दो और सुनते जाओ। समझ में आ रही बात? ये आप अगर कर लेते हो तो बिलीव मी आपका फर्स्ट शॉट क्रैक हो जाएगा, क्योंकि आपको सारे लॉ लर्न हो जाएंगे। अभी हमने 2 टॉपिक पढ़े, ट्रिब्यूनल समझ में आया, इनकॉर्पोरेशन समझ में आया। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल क्रॉस कर दो, बिल्कुल उड़ा दो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हटा दो। बिल्कुल कुछ सोचो कि छपा हुआ ही नहीं मॉड्यूल में। अरे भाई कौन पूछेगा नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होती है? ये तो 12th का सीबीएसई का सिलेबस है, इतना तो सीए का लेवल नहीं गिर गया अभी। शेयर्स पूछेंगे कि आपसे प्रेफरेंशियल क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ये नहीं आया। ठीक है। काइंड्स ऑफ कैपिटल ये भी नहीं आएगा। हाँ, एग्जाम्पल 6 एक बार देखो। इक्विटी शेयर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कॉल्ड इक्विटी शेयर इन राइट इशू if the issue every 10 A equity shares carried only 1 voting right but would get 5 percentage points more dividend than declared on each ordinary share. Since equity shares did not carry the similar voting rights, it was being treated as a discount to other common shares having full voting. Other company which have issued equity shares with differential voting rights are further retail
जैन इरिगेशन अमंग अदर्स, ठीक है। मतलब ये एक शेयर होते हैं जिससे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर बोलते हैं। इनके पास राइट्स दूसरों से क्या होंगे, थोड़े अलग, बस इतना ध्यान रखना। दूसरों से क्यों, कौन से अलग राइट्स रहेंगे, वोटिंग राइट्स अलग रहेंगे और डिविडेंड के राइट्स अलग रहेंगे। अच्छा बताओ, शेयर कितनी तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस को वोटिंग राइट्स नहीं देते हैं। उन्हें कब मिलेंगे, जब उनका डिविडेंड 2 साल से क्यूमुलेटिव। प्रेफरेंशियल शेयर का रिडम्पशन कितने साल में होता है, 20 साल। ये 3 चीजें आपको याद रखनी, लिख लो। एक तो इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, किसको, प्रेफरेंशियल, पर कब मिलेंगे, जब इनका डिविडेंड लास्ट प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर से पेंडिंग हो। बेटा आप कॉपी में लिखो, थोड़ा हाथ पैर चलाएंगे ना, डेट डालो, अपना अटेम्प्ट डालते रहो, May 27, है ना, तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि कोई बात नहीं, भले ही अटेम्प्ट लेट हो बट हम लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको लगता रहेगा लिखने से, है ना। बाकी तो क्या मोबाइल है हमें और दीवारें हैं, ठीक है। तो आपने लिखा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स कब मिलेंगे, जब उनका 2 साल से डिविडेंड क्या चल रहा हो, पेंडिंग, और 20 साल के अंदर अंदर उनको क्या करना है, शेयर रिडीम करना। कितने साल दिए गए, मैक्सिमम 20 साल। और क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को 10 साल एक्स्ट्रा मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को 10 साल एक्स्ट्रा मिले, मतलब उनको रिडम्पशन 30 साल बाद करना पड़ेगा। अरे भाई शेयर्स इशू करे, रिडीम करना मतलब शेयर वापस लेना और पैसे देना। तो नॉर्मल कंपनी को बोला है कि 20 साल में लोगों के पैसे उनको लौटा दो। और अगर आप कौन सी कंपनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हो जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, उनको कितने साल दे दिए, 30। तो इस पर आने के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी फिर भी है, पर कभी नहीं पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर। सबको 100 में से 100 नंबर, ठीक है। और सब सीए फाउंडेशन फर्स्ट शॉट क्लियर और रैंक सिर्फ टिब्रेवाल में से, है ना। समझ में आ रही बात, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा जो टफ पॉइंट्स है वो मैंने लिखवा दी, समझ में आ गया। जल्दी जल्दी स्क्रॉल करो, प्रेफरेंशियल हटा दो, आ जाओ सीधे मेमोरेंडम और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, जल्दी बोलो। अच्छा, एक व्यवस्था करवाई जाएगी अगली बार से, जैसे ही आप क्लास में आओगे उसके पहले अ कप ऑफ कॉफी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी, है ना। उसके बाद आपको क्लास में लिया जाए, बेटा थोड़ा जागो, पानी यानी मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, थोड़ा पानी यानी मुंह पे लगाते हो कि सीधे ऐसे ही आ जाते हो। हाँ, रात को बिल्कुल सोए, बिल्कुल रेडी होकर और बिस्तर में से उठे और बैग लिया और बस बाय बाय, है ना। शाबाश बेटा। हाँ, मेमोरेंडम जो है वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। चार्टर ऑफ कंपनी भी होता है, मतलब इसमें कंपनी के सारे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं, एक्सटर्नल। जागो, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के सारे आउटसाइडर इसी को पढ़कर, मैनेजमेंट वर्ड मत लिखना, मैनेजमेंट वर्ड कहाँ यूज होता है, आर्टिकल। एक्सटर्नल चार्टर, एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन वर्ड यूज करना। किस में लिखा रहता है, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम पे कितने लोग साइन करते हैं, क्या कहलाते हैं, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के बाहर जाओगे क्या कहलाएगा, अल्ट्रा वायरस। लिखो, थोड़ा जागो, थोड़ी सी रौनक होनी चाहिए आपके चेहरे पे। मेरा लेक्चर मैथ्स के बाद लगवाया करो, मैथ्स के पहले। हाँ बढ़िया है ना, पढ़ लिया। हाँ, मेमोरेंडम थोड़े जाग जाते हैं ना, मैथ्स में दिमाग लगता है तो मेमोरेंडम कौन सा है, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। इसके बाहर जाओगे तो क्या कहलाएगा, अल्ट्रा वायरस। अब सुनना ध्यान से, एक पर्सन था वो मेमोरेंडम से बाहर चला गया, अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गया। उसने एक मीटिंग करी और 100% शेयर होल्डर से कंसेंट ली। क्या ये पॉसिबल है, नहीं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, लिखो, थोड़ा लिखो। अल्ट्रा वायरस एक्ट
अल्ट्रा वायरस एक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड, बेटा लिखो, अल्ट्रा वायरस एक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन 100% शेयर होल्डर, even 100% शेयर होल्डर गिव देयर कंसेंट। इसमें मैंने क्या एग्जांपल दिया था, किसी को याद है? एक कंपनी थी, वो फुटवेयर्स बनाती थी और उसने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उसने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर जाकर काम किया। सीएस ने बोला कि सर एक काम करो, सारे शेयर होल्डर को बुलाओ, सैंडविच और कॉफी पिलाओ और उनसे कंसेंट ले लो, तो अपने पाप धुल जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? चाहे 100% शेयर होल्डर कंसेंट दे दे तो भी अल्ट्रा वायरस एक्ट का रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। चलो जल्दी से मॉड्यूल में देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या लिखा रहता है? कंपनी का क्या लिखा रहता है? ऑब्जेक्ट, जिसके बाहर कंपनी नहीं बन जा सकती। इट कंटेंट द ऑब्जेक्ट पे अंडरलाइन करो, हाईलाइटर हो तो हाईलाइट करो, हाईलाइटर आपके पास होना ही चाहिए। इट एनेबल शेयर होल्डर, क्रेडिटर, ऑल दोज हु डील विद द कंपनी टू नो इट्स पावर एंड आर व्हाट एक्टिविटी कैन इंगेज इन इट। एक्सटर्नल को पता तो पड़े कि इसमें चल क्या रहा है, किससे पता पड़ेगा? मेमोरेंडम। दो डॉक्यूमेंट बताओ कौन कौन से होते हैं? मेमोरेंडम और आर्टिकल। मेमोरेंडम में कौन से रूल लिखे रहते हैं? एक्सटर्नल। मेमोरेंडम से क्या पता पड़ता है? कंपनी का ऑब्जेक्ट। इसके बाहर जाएगी तो क्या कहलाएगा? इसके बाहर जाएगी तो क्या कहलाएगा? इसके बाहर जाएगी तो क्या कहलाएगा? अल्ट्रा वायरस एक्ट का रेटिफिकेशन नहीं पॉसिबल है, चाहे 100। अगर आपके पास 100% शेयर है, आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं पाप धो देते, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको इसको पहले ऑल्टर्ड करना पड़ेगा और फिर कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, पेनल्टी है ना बेटा। मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399। नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। पब्लिक डॉक्यूमेंट है 399 का। शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पस, उसको पता तो होना चाहिए भैया कंपनी किस लिए बनी है। कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम प्रोविजन कंटेंट इन द मेमोरेंडम, हाउएवर इंपेरेटिव मे बी नेसेसिटी फॉर द डिपार्चर। ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एंगेज एनी ट्रेड और बिजनेस विच इज बियॉन्ड द पावर। पावर के बाहर जाकर कोई भी कंपनी काम नहीं कर सकती, और करेगी तो क्या कहलाएगा? अल्ट्रा वायरस। करेगी तो क्या कहलाएगा? अल्ट्रा वायरस। एज पर सेक्शन 4 मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शेल बी ड्रॉन इन सच फॉर्म एज गिवन इन टेबल ABCD। 5 टेबल दी गई है, कौन सी कंपनी को कौन सी टेबल बनानी है ये आपको सिर्फ रटना है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। टेबल 1 किसको बनानी है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वालों। ये फॉर्मेट फिक्स है। टेबल 1 किसको बनानी है? कंपनी लिमिटेड। अब क्या होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स? बेटा आप बताओ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है? गब्बर आ गया क्या? क्लास में इतना सन्नाटा क्यों है? शेयर होल्डर्स के पास है उनके। अरे भाई हाँ बोलो। जितना शेयर्स में ट्रेड है, जितना शेयर होल्डर में जितना ड्यू अमाउंट है, केवल उतनी ही लायबिलिटी है। हाँ, अगर आपकी लायबिलिटी जितने रुपए का आपने शेयर खरीदा है उतने रुपए तक अगर लिमिटेड है तो इसे बोलेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी किसको बोलेंगे? कल बताया था रात में, जितने रुपए की गारंटी दी है अगर उतनी ही लायबिलिटी तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एक अनलिमिटेड कंपनी पड़ा था, क्या था उसमें? कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और मैंने बोला था ऐसी कंपनी का मेंबर कभी भी नहीं बनना चाहिए। एक ओपीसी भी पड़ा था, है ना? कल रात में एनपीओ पड़ा था, याद है? एनपीओ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी पढ़ लिया है, निधि कंपनी 406 पढ़ा था, डॉर्मेंट कंपनी 455। ये कल रात में टॉपिक, हाँ ठीक है, समझ। PA5 है ना, सेक्शन 2 सब क्लॉज 72 वो भी पढ़ा था। चलो यहाँ तक का पूरा समझ में आ गया।
प्लीज़ आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे लेक्चर सुनिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लिटरली मेरी बात सुनिए, वो आप ही के लिए वहाँ भेजे गए। समझ में आ रही बात? अदरवाइज कोई प्रमोशनल एक्टिविटी, कोई एम नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा लोग देखें। मैंने वैसे बनाया ही नहीं है वीडियो कि उसको ज़्यादा लोग पसंद करें। उसको सिर्फ एक्सक्लूसिवली अपनी क्लास के लिए बनाया गया है कि जो लेक्चर आपका छूटा है वो आप सुन लो। समझ में आ रही बात? नहीं तो बनाना होता तो इतने सालों में कब से बना के डाल देती। समझ में आ रही बात? क्लियर है? आगे देखो, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम 11th और 12th का सिलेबस। नेम क्लॉज, बताओ इसमें कंपनी का क्या होता है? नाम सबको पता है, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज में क्या रहता है? कितनी लाइबिलिटी है किसकी? मेंबर की, है ना? कितनी लाइबिलिटी? लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी? लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी, ये पढ़ा था अपन ने। फिर उसके बाद में ये लिमिटेड कैपिटल क्लॉज में क्या रहता है? कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसका दूसरा नाम क्या है? रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। आपको पता है ना, इसे रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। इसके बाहर जाकर कंपनी 1 रुपए का भी शेयर इशू नहीं कर सकती। क्लास में आए हो तो थोड़ा फायदा लो, जो मैं बोल रही हूँ वो दिमाग में डालने की कोशिश करो। जिस कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसे कौन से क्लॉज में लिखा जाता है? कैपिटल क्लॉज। पहला बताओ कौन सा क्लॉज? नेम क्लॉज। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस। तीसरा ऑब्जेक्ट। उसके बाद कैपिटल। लास्ट है लाइबिलिटी और उसके बाद में एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज मतलब 7 लोग जो मेमोरेंडम पर क्या करते हैं? साइन। उनके नाम वगैरह लिखे जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि हमने जो भी मेमोरेंडम में लिखा है वो एकदम सही। उनका डिक्लेरेशन रहता है एसोसिएशन क्लॉज। लिख लोगे सारे? चलो आप बताओ बेटा कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं? हाँ, नेम क्लॉज। नहीं कैसे भी बताओ। एसोसिएशन क्लॉज में क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सुन रहे बेटा। चलो ये हो गया आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट। इन द केस ऑफ ओपीसी द नेम ऑफ पर्सन हु इज इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर शेल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। बताया था ना ओपीसी। ओपीसी में कितने पर्सन होते हैं? 1। और उसका एक क्या होता है? नॉमिनी। ओपीसी के मेंबर की डेथ हो जाए तो कौन संभालेगा सारा काम? नॉमिनी। ये बता दिया था मैंने। द मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड। मेमोरेंडम कैसा होना चाहिए? और पैराग्राफ में होना चाहिए, नंबर्ड होना चाहिए, साइन होनी चाहिए उस पर 7 लोगों की और प्राइवेट केस में 2 लोगों की, ठीक है। और इसमें प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस पे अंडरलाइन हो। ये किसकी विटनेस में साइन होगा? एटलीस्ट 1, ठीक है। इट इज टू बी नोटेड दैट द कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन through its agent subscriber to the memorandum, however a minor cannot be a signatory. Underline with triple star। कितनी बार केस आ गया? क्या माइनर मेमोरेंडम टू द सब्सक्राइबर पर साइन कर सकता है? नहीं। एज ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ा था माइनर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट कौन से सेक्शन में पढ़ा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 11। माइनर कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 11। देखो मैं बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ, आप लोग भी बहुत मेहनत से पढ़ो, एक एक बार सुनो लेक्चर को, घर जाके टाइम निकालो थोड़ा। जब हम इस फील्ड में आ ही गए तो मेहनत करो, ठीक है। हु सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इज नॉट कॉम्पिटेंट, द गार्डियन ऑफ माइनर हु सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑन हिज बिहाफ विल बी डीम्ड टू हैव बीन सब्सक्राइब्ड हिज पर्सनल कैपेसिटी। अगर माइनर ने साइन कर दी तो जिम्मेदार कौन होंगे? उसके पेरेंट्स, गार्डियन। तो फिर उनसे पूरा पैसा वसूला जाएगा और उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी, लेकिन माइनर को आप कभी भी साइन नहीं करवा सकते। समझ में आ गई बात? क्या केस में लिख के आओगे कि माइनर इज नॉट एलिजिबल फॉर signing the memorandum of association. However, the guardian of the minor
signed the memorandum of association, then he will be held personally liable. बस ये लिख के आना, समझ में आ गया? चलो ये हो गया हमारा खत्म. अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस. आज हमें कंपनीज एक्ट खत्म करना है. 2 पेज और बचे, गिनना मत. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत आईएमपी, और ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल, इसमें कुछ भी नहीं रटना, आप सिर्फ समझना है. अल्ट्रा वायरस मतलब क्या? मेमोरेंडम से बाहर चलो, है ना. अब ये क्या बताता है? द मीनिंग ऑफ अल्ट्रा वायरस सिंपली बियॉन्ड द पावर. द लीगल फ्रेज अल्ट्रा वायरस इज एप्लीकेबल टू द एक्ट डन इन एक्सेस ऑफ लीगल पावर. दिस perception or presuppose that power in its nature are limited. The fundamental rule of company that object of company is stated in memorandum can be departed from only extent permitted by the act. Thus for and no further in consequences any act done beyond the power not only of the director but also the company is wholly void and inoperative in law, is therefore not binding the company. On this account a company can be restrained from employing its fund for the purpose other than those sanctioned by the memorandum. Likewise it can be restrained from carrying on trade different from the one it is authorized to carry on. पूरे पैराग्राफ का एक लाइन में क्रक्स सुनो. आप मेमोरेंडम से बाहर नहीं जा सकते. तो ये पूरे पैराग्राफ पे एक ब्रैकेट लगा लो और लिख लो, यू कैन नॉट क्रॉस द लिमिट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इस पूरे पैराग्राफ का क्रक्स ये, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में. तो अल्ट्रा वायरस मतलब फंडामेंटल रूल बोल रहा है कि भाई किसके बाहर मत जाओ? मेमोरेंडम. जाओगे तो क्या कहलाएगा? अल्ट्रा वायरस. बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी, आप कंपनी के पावर के बाहर चले गए, मतलब आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर नहीं जा सकते, और अगर चले गए तो क्या माना जाएगा? अल्ट्रा. हाँ अगला मैं पढ़ा रही हूँ. द इम्पैक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज दैट द कंपनी कैन नीदर बी sued on an ultra virus transaction nor can it sue on it. Since the memorandum is a public document, it is open for public inspection. Therefore, when one deal with the company, one is deemed to know about the power of the company. If in spite of this you enter into a transaction which is ultra virus, the company, you cannot enforce it against the company. भाई हमें पता है कि कंपनी के पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और आपने क्या करा इससे रिलेटेड? आपने क्या करा इससे रिलेटेड? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे मेमोरेंडम में, है ना. अब कंपनी ने ये बोल रखा है कि भैया हम 50 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं ले सकते. किस में लिख दिया उसने? अपने मेमोरेंडम. ठीक है, कितने ज़्यादा नहीं ले सकते? 50 लाख. अब एक बैंक आई और उसने कंपनी को 60 लाख का लोन दे दिया. सुनना ध्यान से, क्या हुआ? मेमोरेंडम के बाहर चली गई कंपनी. कितना लिख रखा है? कितना लोन ले लिया? मेमोरेंडम से कहाँ चली गई? बाहर. तो ये ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा? इनऑपरेटिव. वॉइड लिखो. इफ यू क्रॉस द लिमिट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज वॉइड ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन कैसा कहलाएगा? वॉइड ट्रांजैक्शन. मतलब बियॉन्ड द लिमिट, लिमिट के बाहर चले गए हो, ऐसा माना जाएगा. नो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट. मतलब जिस बैंक ने पैसा दिया है, आगे आप बोलो, जिस बैंक ने पैसा दिया है, बताओ आगे, वो पैसा वसूल नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ही क्या हो गया? वॉइड, मीनिंगलेस. क्योंकि मेमोरेंडम में सब लिखा है ना भाई, कोई 10 लाख वापस नहीं. ये पूरा ट्रांजैक्शन ऑल टुगेदरली वॉइड. कंपनी ने लिमिट से बाहर जाकर पैसा ले लिया, तो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप ही मेंटेन हुई. अब वो बात अलग है कि मीटिंग बुलाकर 50 लाख को तो वैलिड बोलते और 10 लाख को इनवैलिड. समझ में आया क्या पढ़ाया मैंने? अल्ट्रा वायरस एक्ट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा और ट्रांजैक्शन कैसा हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. एग्जाम्पल 7 जल्दी से पढ़ो और मुझे समझाओ, किसी भी एक से पूछूंगी.
कुछ समझ में आया? एक व्यक्ति था, उसने कंपनी को लोन दे दिया और लोन कैसा था? अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मतलब लिमिट के बाहर। और उसको फटाफट पता पड़ गया यार ये लोन जो दिया है वो तो लिमिट के बाहर है। उसने फोन लगाया कंपनी के डायरेक्टर को और क्या बोला, भैया ये पैसा यूज मत करना, तुमने जो पैसा लिया है वो अल्ट्रा वायरस है, जो पैसा लिया है वो तो फिर वो अपना अमाउंट वापस ले सकते यूज करने के पहले। लेकिन अगर एक बार कंपनी ने उस पैसे को यूज कर लिया, कस्टडी में ले लिया और कंपनी उसकी ऑनर बन गई, तो फिर वो रिकवर नहीं। हालांकि इसमें फिर एक एक्सेप्शन, अगर कंपनी ने वो पैसा लॉफुल डेट को चुकाने में यूज किया है तो फिर बैंक रिकवर कर सकती। 3 बार अलग अलग चीजें। पहला बोलो क्या, अल्ट्रा वायरस मनी कैन नॉट बी रिकवरेबल। दूसरा, यू कैन रिकवर इट बिफोर यूजिंग इट। तीसरा, हाँ, लॉफुल डेट के पेमेंट में गया था, फटाफट से पेमेंट रुकवा दो। समझ में आ रही बात? और अपना पैसा क्या कर लो, रिकवर कर लो। भाई तूने पेमेंट कर दिया, लॉफुल डेट में करा है, ठीक है, मुझे मेरा पैसा वापस दे दे, जितना एक्स्ट्रा गया। तीनों लिख के आ जाओगे एग्जाम में, 3 स्टार लगा लो इस एग्जाम्पल में। ये मैंने आपको बता दिया कि अल्ट्रा वायरस एक्ट का रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, चाहे 100% शेयर होल्डर इसके लिए कंसेंट देते। एक केस था आशबरी रेलवे, कंपनी कुछ और बनाती थी और उसने कुछ और बना लिया, तो इस केस में जो कोर्ट था, जो जज था, उसने डिसीजन दिया कि कंपनी कुछ और नहीं बना सकती थी, इसलिए ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा, अल्ट्रा वायरस। आशबरी रेलवे लिमिटेड, ये आपको घर पर पढ़ना है। द होल पोजीशन रिगार्डिंग डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस सम अप, ये भी आपको रिवीजन के लिए समरी है, ठीक है। इसको आपको घर पे जाके पढ़ना है कि अल्ट्रा वायरस एक्ट रेटिफाइड नहीं हो सकता, हालांकि इंट्रा वायरस हो सकता है। इंट्रा वायरस किसको बोलेंगे, आर्टिकल के बाहर गए, लेकिन मेमोरेंडम के बाहर अभी तक नहीं गए, बढ़िया है, हो जाएगा काम, ठीक है। फिर हाउएवर द डिसएडवांटेज ऑफ डॉक्ट्रिन अदरवाइज outweigh it means main advantage, namely to provide protection to the shareholder and credit। अल्ट्रा वायरस डॉक्ट्रिन किसको प्रोटेक्ट करता है, शेयर। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर को ये विश्वास बना रहता है, क्या विश्वास, कि हमने जो पैसा लगाया है उसमें कंपनी उसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेगी, और अगर बाहर गई तो अल्ट्रा, तो शेयर होल्डर क्या फील करते हैं, सेफ। बताओ अल्ट्रा वायरस किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, लिखो, अल्ट्रा वायरस एक्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। जिनके पास कॉपी है वो कॉपी में लिखिए प्लीज। अल्ट्रा वायरस एक्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। कंपनी को सेफ नहीं करता है, किसको सेफ करता है, शेयर होल्डर। किसको सेफ करता है, शेयर होल्डर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक सिंपल डॉक्यूमेंट है जिसमें इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से अगर आप बाहर जाते हो तो याद रखना कि आप क्या कर सकते हो, उसको रेटिफाइड कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उसका डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ, केवल सेक्शन 5 क्या बताता है इसके बारे में वो मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। पहला, कंटेंट रेगुलेशन। बताओ आर्टिकल में क्या लिखे रहता है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। इंक्लूजन ऑफ मैटर, किससे रिलेटेड मैटर होता है, मैनेजमेंट। किससे रिलेटेड, अंडरलाइन करते जाना फटाफट, मैनेजमेंट से रिलेटेड मैटर होता है। तीसरा, कंटेंट द प्रोविजन ऑफ इंट्रेचमेंट। पढ़ा चुकी हूं मैं, इंट्रेचमेंट क्या होता है, रूल को और ज्यादा क्या करना, स्ट्रिक्ट करना, मजबूत करना। जैसे कंपनी लॉ बोलते हैं कि 3 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए, हमने अपने आर्टिकल में क्या लिख दिया, 5, तो अपने रूल को अपन ने और क्या बना दिया, स्ट्रिक्ट, टफर बना दिया, चलेगा। एंट्रिचमेंट से किसी और के राइट्स और ज्यादा क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट और पावरफुल हो जाएंगे। एंट्रिचमेंट अच्छी बात है, हाँ। मैनर ऑफ इंक्लूजन इन एंट्रिचमेंट प्रोविजन, कैसे आप इसे इंक्लूड करेंगे, ये पढ़ लेते हैं एक बार। द प्रोविजन फॉर एंट्रिचमेंट शैल ओनली बी मेड ईदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और बाय एन अमेंडमेंट इन द आर्टिकल टू बाय ऑल द मेंबर in case of private company and by special resolution in case of
पब्लिक 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था इस पैराग्राफ पर 2 अटेम्प्ट पहले। 8 नंबर का। एक कंपनी है, उसको इंट्रिचमेंट प्रोविजन डालना है। क्या करेगी अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो सारे मेंबर की कंसेंट ले ले, और अगर पब्लिक कंपनी है तो क्या करेगी? स्पेशल रिजोल्यूशन पढ़ाया था मैंने, कितना % शेयर होल्डर कंसेंट देते थे स्पेशल? कौन ने बोला? सही बोला, 75%। किसने बोला? 75 किसने बोला? हाँ आपने? हाँ आवाज तो आई थी। 75% कंसेंट देंगे तो क्या माना जाएगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एंट्रिचमेंट प्रोविजन डालना है, प्राइवेट कंपनी क्या करोगे, पब्लिक कंपनी क्या करोगे? बताओ क्वेश्चन टफ था क्या? लेकिन समझ में आएगा तब जब दिमाग में याद रहेगा। एंट्रिचमेंट याद है, वो लिख देना। फिर प्राइवेट कंपनी में किसकी कंसेंट है? सारों की। पब्लिक कंपनी में किसकी कंसेंट? स्पेशल रिजोल्यूशन का परसेंट लिख कर आना, कितने %? 70। नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ एंट्रिचमेंट प्रोविजन। आपने एंट्रिचमेंट बना लिया तो उसका नोटिस किसको देकर आओ? रजिस्ट्रार। फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के भी फॉर्म नंबर है, वो आपको लर्न करने, एक बार पढ़ लेना। एफ, जी, एच, आई और जे। मॉडल आर्टिकल, एक मॉडल आर्टिकल रहता है, अगर आप कोई टेबल फॉलो नहीं करते हो तो वो फॉलो कर लो। कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट कब आया? 2013। इसके पहले क्या कंपनियां नहीं थी ना? कंपनीज तो थी ना। टाटा कब से चली आ रही है? ठीक है, तो अगर आपकी कंपनी इस एक्ट के आने के बाद आई है तो आपको इस एक्ट के सारे प्रोविजन मानने पड़ेंगे। कौन सी नहीं बात? कुछ टफ नहीं, लिख कर आ जाओगे आर्टिकल के पॉइंट्स। बताओ आर्टिकल कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? इंटरनल। इसके बाहर जाओगे तो क्या कहलाएगा? इंट्रावायरस। इंट्रावायरस एक्ट का रेटिफिकेशन पॉसिबल है। इसमें किससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं? मैनेजमेंट। और फिर क्या आप इसमें इंट्रेचमेंट डाल सकते हो? हाँ। क्या इंट्रेचमेंट का ऑल्ट्रेशन पॉसिबल है? हाँ। प्राइवेट कंपनी के केस में सारे मेंबर कंसेंट दे, और पब्लिक कंपनी के केस में स्पेशल रिजोल्यूशन कितने % पर पास होता है? बस ये सब लिखना, और सेक्शन कौन सा डालकर आना है? 5। टेबल के नाम लिख देना, खत्म। नहीं बेटा, फिर उसके बाद अगला क्या है? लास्ट टॉपिक आज का, जो 5 मिनट में मैं खत्म करने वाली, और आपकी क्लास खत्म और एक्ट भी खत्म। अब आप गर्व से बोल सकते हो कि आपके 2 एक्ट कंप्लीट हो गए। एक तो सोगा और एक कंपनीज एक्ट। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, लास्ट एक्ट 3 मिनट का। इंडोर मैनेजमेंट, हाँ टाइमर लगा दो बेटा। इंडोर मैनेजमेंट जो है, पहले सुनोगे तो 3 मिनट का है, नहीं तो फिर पेज गिनने में ही 3 मिनट निकल जाए। पढ़ लेना। देखो अगर आप घर पे पढ़ते हो तो क्या होगा उसमें बताओ। मेमोरेंडम एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, आर्टिकल इंटरनल है। मेमोरेंडम का सेक्शन 4 है, इसका सेक्शन का डिफरेंस लिखने के ज़्यादा नंबर मिलता है। 4 है और इसका 5 है। ठीक है। फिर उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन का सेक्शन अलग है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो 399 पुराने कंपनीज एक्ट को लेकर आए। नीचे 4 भी, आप पूरा पढ़ोगे तब आपको दिखेगा 4 भी। तो 4 और 5 है। 399 में कंटेंट है, कंटेंट। ठीक है, दिखेगा, आप स्क्रॉल करना, दिखेगा, है ना। मैं बता दूंगी क्लास के बाद। चलो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये बताता है आपके घर कभी शादी का इनविटेशन आया है, उसके लिए एक पत्रिका आती है। कभी पत्रिका देखी कैसी होती है शादी की? क्या लिखा होता है पत्रिका में? शादी के कार्ड में क्या लिखा होता है बेटा? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताओ। सपरिवार पधारना। जगह लिखी रहती है, वेन्यू, और टाइम लिखा रहता है ना। अब एक महाशय के घर पत्रिका गई, उन्होंने एड्रेस नहीं देखा और वो राजवाड़ा चले गए शादी अटेंड करने के लिए, और बाद में फैमिली मेंबर्स पे केस कर रहे हैं कि मैं गलत जगह पहुंच गया, इसका पूरा कंपनसेशन मैं आपसे लूंगा। तो बताओ जिसके यहाँ शादी वो क्या बोलेगा?
सर हमने पत्रिका भेज दी थी, अगर आपको पढ़ना लिखना आता तो आप पढ़ लेते कि शादी कहाँ पर थी, समझ गए? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कंपनी की पूरी जानकारी दे देता है, आर्टिकल पूरी जानकारी दे देता है। अब उसके बाद भी अगर आपको कंपनी का नॉलेज ना हो तो उसके लिए जिम्मेदार कौन जिम्मेदार? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर बिफोर इन्वेस्टिंग मेमोरेंडम और आर्टिकल को पूरी तरीके से क्या कर लेना चाहिए? पढ़ लेना चाहिए। लिखो, बिफोर इन्वेस्टिंग, ड्राइंग नहीं बनानी, लिखना है। बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनी you must read all the documents of the company. इन्वेस्टमेंट के पहले आपको कंपनी के सारे क्या पढ़ लेने चाहिए? डॉक्यूमेंट्स। अगर बिना पढ़े इन्वेस्ट कर दोगे तो कौन जिम्मेदार है? शेयर होल्डर। तो ये किसको सेफ साइड में रख रहा है? किसको सेफ साइड में रख रहा है? कंपनी को, शेयर होल्डर को नहीं। कंपनी चिल्ला रही कि भाई तुम पढ़ के आते, मतलब सेफ कौन है? कंपनी। इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंपनी ने मेमोरेंडम में सारी चीजें लिख दी है, आपको पहले से क्या कर लेनी चाहिए थी? पढ़ लेनी चाहिए थी। ठीक है, अब इसके एक्सेप्शन देख लो। इसके एक्सेप्शन फर्स्ट है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। पहले तो बताओ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? कि आपको हमने पूरे डॉक्यूमेंट पब्लिकली प्रिंटेड फॉर्म में दे दिए थे, आपको क्या कर लेना चाहिए था? पढ़, फिर इन्वेस्टमेंट करना था। लेकिन इसमें किसको सेफ साइड में रखा जाता है? कंपनी को। इसमें किसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है? शेयर होल्डर को, है ना। अब इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है? वो इसका अपोजिट बोलता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ में आ गया? इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, किसके लिए? इंटरनल मैनेजमेंट की इरेगुलरिटी के लिए कंपनी जिम्मेदार है, ना कि शेयर। उल्टा, इंडोर मैनेजमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? कंपनी, ना कि शेयर होल्डर। पहले तो इतना लिख लो, इंडोर मैनेजमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? कंपनी, ना कि शेयर होल्डर। लिख लिया। अब ये तो उल्टा ही हो गया। अब ये कैसे लगेगा बताओ? देखो, हमको मालूम है कि हमें क्या पढ़ के जाना चाहिए? मेमोरेंडम और आर्टिकल। किसके पहले? कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले। अब आपने सारे डॉक्यूमेंट पढ़ लिए और आपकी जेब में 5 रुपए रखे थे, जो आपकी जीवन भर की कमाई थी। कितने रुपए थे आपके पास? आपके जीवन भर की कमाई। और आपने उससे टाटा कंपनी का या XYZ कंपनी का क्या खरीद लिया? शेयर। सुनना ध्यान से, आप ही से पूछूंगी। शेयर खरीदने के बाद आपको पता पड़ा कि शेयर पर जो साइन है ना, वो CS ने घुमा दिए डायरेक्टर। साइन किसके होने चाहिए? कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पे डायरेक्टर के, और घुमा किसने दिए साइन? CS ने। आपके साथ क्या हो गया? फ्रॉड। ये काम मैनेजमेंट का था कि वो प्रॉपरली चेक करके आपको शेयर सर्टिफिकेट दे, यस और नो। आपकी जो मार्कशीट आएगी CA, वो एकदम चमकती हुई आती है, आपको पता है, उस पर गोल्डन ए के साथ स्कैनर लगा हुआ होता है, जो ओरिजिनल मार्कशीट का सिंबल रहता है। बहुत सुंदर मार्कशीट बन के आती है आपकी। उस पर साइन किसके रहते हैं? ICAI के चेयरपर्सन। तो क्या आप चेक करके मार्कशीट लेते हो कि ये साइन उसी की है कि नहीं? अगर कल से वो साइन उनकी नहीं रही तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? ICAI। क्योंकि इंटरनल मैनेजमेंट चेक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं। ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसमें किसको सेफ साइड में रखा गया है? कंपनी को। कंपनी बोल रही है, क्या बोल रही है कंपनी? क्या बोल रही है कंपनी? कि इंडोर मैनेजमेंट में हम लोग सेफ हैं कि शेयर होल्डर सेफ है?
शेयर कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कौन सेफ था? कंपनी। मतलब आप जग रहे हो और जो उल्टा बोल रहे हैं वो सो रहे थे। मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कंपनी बच सकती है। क्या कहते हुए कि भाई हमने तो सारी जानकारी मेमोरेंडम में लिख दी थी, पर इंडोर मैनेजमेंट में क्या होगा? हाँ, कंपनी से फॉल्ट हो जाएगा और शेयर होल्डर उल्टा किस पे चिल्लाएंगे? कंपनी भैया मैनेजमेंट के लिए तुम जिम्मेदार। कोर्स खत्म। समझ में आ गया? एक्सेप्शनल केसेस आप लोग घर पे पढ़ के देखना, अगर नहीं आते तो मैं क्लास में समझाऊंगी इसको प्रॉपरली, अदरवाइज इसको यूट्यूब में कवर कर लूंगी। आज मान के चलो कि आपका कंपनीज एक्ट खत्म हो गया, हम नेक्स्ट मीटिंग में नेक्स्ट एक्ट ही पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।